टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। और आइए देखते हैं अब बीपीएससी टीआरई थर्ड के लिए, जिसकी तिथि भी जारी हो गई है। 19 से 22 जुलाई तक ये परीक्षाएं होनी है, तो काफ़ी कम समय है और ऐसे में आपको पूरे प्रैक्टिस सेट को देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। और ये क्लास 9th और 10th के लिए है, और उसमें इतिहास का यानी कि सोशल साइंस के अंतर्गत ये हिस्ट्री का ये प्रैक्टिस सेट दो होगा। यानी कि इसके पहले पहला प्रैक्टिस सेट हमने कराया था, और उसमें ज्योग्राफी का भी एक सेट हो चुका है। ये बारी बारी से हम सभी प्रैक्टिस सेट को कराएंगे, और ये प्रैक्टिस सेट 2 है जो बीपीएससी टीआरई थर्ड के लिए है, क्लास 9 10th के लिए। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका पहला प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। और लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु हुई थी, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा तेज़ी से हम इस प्रैक्टिस सेट को करेंगे ताकि कम समय में अच्छे तरीके से इसको हम लोग समझ सकें। 18 जून 1858 को ग्वालियर में उनकी मृत्यु हो गई थी, और ग्वालियर के फूलबाग नामक स्थान पर रानी लक्ष्मीबाई का स्मारक भी है। रानी लक्ष्मीबाई को 1857 की क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति की प्रथम शहीद वीरांगना रामगढ़ मध्य प्रदेश की रानी अवंतीबाई यानी कि लोधी को कहा जाता है। और झांसी में जो सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 की शुरुआत में, तो 4 जून 1857 को ये विद्रोह शुरू हुआ था झांसी में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कालपी के युद्ध में हीरोज से युद्ध करते समय हो गई थी। तो इस तरीके से इनका सही जवाब होगा कहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी, तो ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्टिन लूथर किंग कहाँ के थे। मार्टिन लूथर कहाँ के थे, यानी कि उनका पूरा नाम है मार्टिन लूथर किंग, ये जर्मनी के थे। और मार्टिन लूथर को प्रसिद्ध धर्म सुधारक के रूप में जाना जाता है। मार्टिन लूथर का जीवन काल जो है 10 नवंबर 1483 से लेकर के 18 फरवरी 1546 तक रहा है। लूथर ने ईसा और बाइबिल की सत्ता को स्वीकार किया था, लेकिन पोप और चर्च की दिव्यता और निरंकुशता को उन्होंने नकार दिया था। मार्टिन लूथर के समर्थक जो है कि प्रोटेस्टेंट कहलाए थे, और उनके विरोधी कैथोलिक कहलाए थे। तो ये तरीके से इसका सही जवाब है इसमें कि वो कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि इन शासकों में से किसे अपनी सैनिक टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। यानी कि कौन ऐसा शासक था जो अपने सैनिक की जो सेना की जो टुकड़ियां हैं 200, 250 और 500 के अनुपात में उसको जो है कि विभाजित किया था। और इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, और इसका सही जवाब है इस्लाम शाह। इसका सही जवाब होगा, क्योंकि इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। इस्लाम शाह सूरी 1545 से 53 तक उसका 1545 से लेकर के 1553 तक उसका शासनकाल रहा था। वो शेर शाह का उत्तराधिकारी था। शेर शाह सूरी का नाम आपने सुना होगा। तो सही जवाब इसका है, यानी कि शेर शाह सूरी का ये उत्तराधिकारी था। नाम है इसका इस्लाम शाह, जिसने अपने सैनिक टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। और इसके बाद के इसके प्रश्न है कि चंपारण में गांधी को आमंत्रण किसने दिया था। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। राजकुमार शुक्ला एक जो चंपारण के किसान थे, और उन्होंने ही गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था, यानी कि आमंत्रण दिया था। क्योंकि उस समय चंपारण में तिनकठिया प्रथा थी, और जिसके तहत किसानों का काफ़ी शोषण होता था। तो इसलिए उन्होंने गांधी को आने का न्योता दिया था चंपारण में, और गांधी जी आए भी थे, और इसलिए वहाँ पे चंपारण का सत्याग्रह भी महात्मा गांधी ने किया था। चंपारण का आंदोलन जो है कि 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। अप्रैल 1917 में गांधी जी वहाँ पहुँचे थे, और ये भारत में किया गया उनका सबसे पहला सत्याग्रह था। 1916 में राजकुमार शुक्ला मिले थे। 1916 में जब लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, और उसके दौरान राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को चंपारण में नील उत्पादक यानी कि जो नील के उत्पादन करते थे उन किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए चंपारण आने का उनको इन्विटेशन दिया था, और वो आए भी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है। भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। वे जर्मन के स्टुटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 में जो 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में भारत का तिरंगा झंडा को यानी कि तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराने के लिए उनको जाना जाता है। उन्होंने अपना झंडा फहराया था। मैडम कामा द्वारा विदेशों में सबसे पहले भारत का ध्वज फहराया गया था, और उनको भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती कौन सी इसमें से संस्था थी, देख सकते हैं आप।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती थी इंडियन एसोसिएशन थी। 1883 में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को हुई थी एवो ह्यूम के द्वारा। और 26 जुलाई 1876 में कोलकाता में अल्बर्ट हॉल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी और इसे कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था के रूप में माना जाता है। ऑप्शन बी इसके लिए सही जवाब है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। कालीबंगा जो है वो किस भारतीय राज्य में है वर्तमान समय में, तो राजस्थान में है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियों का स्थान। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है और कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। तो इस तरीके से ये राजस्थान इसका सही जवाब होगा। और आप कालीबंगा के विषय में और भी चीज़ें जानते हैं कि कालीबंगा से यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था, तो वहाँ से जोते हुए यानी कि जोते गए खेत का एक साक्ष्य मिला हुआ है। कालीबंगा से 7 अग्निकुंड मिली है, वेदिकाएँ भी मिली हुई है। तो यहाँ से बलि प्रथा का भी प्रमाण मिलता है। तो ये सब जो है कि आप देख सकते हैं कि कालीबंगा के संबंध में है। कालीबंगा से यहाँ से सेल खड़ी तथा मिट्टी की मोहरें मिली हैं, मृदभांड के टुकड़े भी मिले हुए हैं। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत सारे वहाँ से प्रमाण मिले हुए हैं। तो ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तरफ किताबों के नाम है और एक तरफ उनके लिखने वाले हैं। तो आप देखिए इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अकबर, आप जो आपको पता है पहले उसी से शुरू कर सकते हैं। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा को लिखा था, ये भी सही है। और इसमें तीसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम शाहजहाँनामा जो लिखा था वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि शाहजहाँनामा पुस्तक इनायत खान के द्वारा लिखी गई थी। तो इस तरीके से ये ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, जो कि सुमेलित नहीं है। इसका अगला प्रश्न है कि गंधार कला शैली किस कला से प्रभावित थी। यह अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि गंधार कला शैली जो है यूनानी और रोम कला से प्रभावित थी। मथुरा कला और गंधार कला कुषाण काल में विकसित हुई थी और सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति जो बनी थी मथुरा कला में बनाई गई थी। गंधार कला शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि यूनानी और रोम जो है वो कला से प्रभावित थी, गंधार कला शैली जो है। नेक्स्ट है कि 1820 में थॉमस मुनरो ने निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है 1820 में थॉमस मुनरो ने जो लगान व्यवस्था प्रारंभ की थी उसका नाम है यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक माने जाते हैं थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और असम के क्षेत्रों में लागू की गई थी। 1820 में इसे लागू किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर यह लागू की गई थी। ये बहुत अच्छा इसमें से एक पॉइंट है। पहले इसका आंसर जान लीजिए। इसका सही जवाब है रैयतवाड़ी व्यवस्था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में ब्रिटिश भारत के अधीन जो भी भारतीय भूमि थी उसका कुल 51% भूभाग पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में उपज का 55% जो है कि लगान के रूप में देना पड़ता था और 30 वर्ष के बाद जो है कि उसमें समीक्षा करने की भी व्यवस्था की गई थी, यानी कि उस व्यवस्था में। इसके बाद के प्रश्न है कि लियोनार्डो दा विंची, जिन्हें विश्व के प्रसिद्ध चित्रकार एवं मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है, वो किस देश के थे। अगला प्रश्न है और ये इटली के थे। लियोनार्डो दा विंची का जीवन काल जो रहा था 15 अप्रैल 1452 से लेकर के 2 मई 1519 तक रहा था। इटली का जब पुनर्जागरण का हुआ था तो उसमें मुख्य रूप से कला के क्षेत्र में वहाँ पे पुनर्जागरण हुआ था। पुनर्जागरण काल में इटली में चित्रकारी, शिल्प और स्थापत्य की सबसे बड़ी उन्नति हुई थी। तो इटली के एक बहुमुखी कला के धनी कलाकारों में से सर्वाधिक प्रमुख थे लियोनार्डो दा विंची। चित्रकार और मूर्तिकार के अतिरिक्त वे वैज्ञानिक भी थे, गणितज्ञ भी थे और एक बहुत अच्छे इंजीनियर भी थे, संगीतकार और दार्शनिक भी थे, यानी कि धनी, वो विद्या के धनी थे। तो इस तरीके से यहाँ पे सबसे इसका सही जवाब होगा, यानी कि इटली के थे वो। और इसके बाद के प्रश्न है कि मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समाज कितने जातियों में विभक्त था। ये काफ़ी आसान भी प्रश्न है और काफ़ी कहें कि ये हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आया हुआ था और वहाँ पे 7 वर्षों तक वो रहा था कम से कम। और उसने अपनी जो अपनी दस्तावेज जो तैयार किया था, जो भारतीय समाज को जिन्होंने समझा था अपने आंखों से जो देखा था, तो उसने जो दस्तावेज तैयार किया जिसे इंडिका के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इंडिका, और उसमें इन्होंने जिक्र किया है मेगास्थनीज ने कि भारतीय समाज उस समय 7 वर्गों में विभाजित था।
और 7 वर्ग कौन कौन है, तो उसमें देखिए दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद थे। ये 7 जो है कि वर्ग थे। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है, क्योंकि उसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा ही समझा जा सकता था। तो इस तरीके से मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया एक क्या था, वो यूनानी राजदूत था, यानी कि यूनान का रहने वाला था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था वो। तो इस तरीके से 7 वर्गों में बटा हुआ था। और हमने भी बताया कि मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम इंडिका है, जो काफ़ी चर्चित है और काफ़ी ये पूछा भी जाता है, आपको बहुत पहले से भी जानकारी होगी इसकी। हड़प्पा कालीन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? हड़प्पा कालीन जो कौन सा स्थल है जो गुजरात में है? सुरकोटडा जो है वो गुजरात में स्थित है और ये कच्छ ज़िले में स्थित था। तो ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए। और यहाँ के जो सुरकोटडा है वहाँ से कब्रिस्तान से कलश और 100 डाह के साक्ष्य मिले हुए हैं। यहाँ घोड़े के कुछ हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। तो इस तरीके से इसके बाद के प्रश्न है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी उस समय फ्रांस का शासक कौन था? और उसका सही जवाब है कि लुई 14वां जो है कि उस समय फ्रांस का शासक था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1664 को हुई थी और लुई 14वां का जो शासनकाल है 1643 से लेकर के और 1715 तक रहा था। काफ़ी लंबा कार्यकाल था। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में फ्रांस के वित्त मंत्री जीन कोलबर्ट की मुख्य भूमिका रही थी उस कंपनी की स्थापना में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रांस के एक सार्वजनिक व्यापारिक प्रतिष्ठान के रूप में पूर्व के देशों में विशेष करके भारत के बाज़ार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है कि एक तरीके से कहें कि कंपटीशन करने के लिए हुआ था। इसके बाद के प्रश्न यहाँ से है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लुई 14वां था। और इसके बाद के प्रश्न है कि नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? नील दर्पण जो है ये भी काफ़ी चर्चित प्रश्न है और इसके लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र है। नील दर्पण नाटक में नील किसानों के दुर्दशा का चित्रण किया गया है और 1859 में ये पुस्तक लिखी गई थी। भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है। हालांकि नील दर्पण किताब जो ये पुस्तक है ये दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है और उसमें इन्होंने जिक्र किया है कि नील का उत्पादन करते थे जो किसान, उनकी कितनी जो है कि ख़राब दशा थी या अंग्रेज़ों के द्वारा कितना उनका शोषण होता था, उन सभी चीज़ों का उन्होंने यानी कि किसानों के दुर्दशा का उन्होंने इसमें जिक्र किया है। इसके बाद के प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की गद्दी पर कौन बैठा था? और इसका सही जवाब आप देख सकते हैं। और उस समय इंग्लैंड की गद्दी पर थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम। महारानी एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल नवंबर 1558 से लेकर के मार्च 1603 तक रहा था। और एलिजाबेथ का जो जीवन काल है महारानी एलिजाबेथ का जो जीवन काल है वो देखिए प्रथम का शासनकाल हमने बताया कि नवंबर 1558 से लेकर के और मार्च 1603 तक रहा था। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? और सही जवाब है कि ये चोल काल में ब्राह्मणों को जो भूमि उपहार में दी जाती थी उस भूमि को ब्रह्मदेय भूमि कहा जाता था। तो इस तरीके से ये क्या है कि भूमि के यानी कि भूमि के उपहार हेतु इस शब्द का उपयोग करते थे। यानी कि चोल शासक जब ब्राह्मणों को भूमि उपहार के रूप में देते थे तो उसको ब्रह्मदेय कहा जाता था। इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? और सही जवाब है कि 1775 में हुआ था। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। 1775 से लेकर के और 1783 के बीच में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चला था। तो इस तरीके से और इसमें जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो मुख्य नायक था कौन था आप बता सकते हैं? जॉर्ज वाशिंगटन जो है कि इसके मुख्य नायक थे। तो इसका सही जवाब है कि 1775 में इसका पहला संग्राम हुआ था। इसके बाद के प्रश्न है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं यह नारा किस क्रांति में दिया गया था? तो जाहिर सी बात है कि ये भी काफ़ी चर्चित है और ये अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में ही दिया गया था। ब्रिटेन का अमेरिका में जो है कि क्या थे 13 उपनिवेश थे और उस समय जेम्स ओटिस ने नारा दिया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ ये नारा है, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए।
इसके बाद के प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ से कि इसके बाद के प्रश्न है कि हिटलर ने किस देश पर आक्रमण के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप जो है कि सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। हिटलर ने किस देश पर आक्रमण किया था और देन इसके बाद से सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था। और इसका सही जवाब है कि पोलैंड पर आक्रमण किया था हिटलर ने, और जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। हिटलर ने 1 सितंबर यानी कि 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया था और 3 दिसंबर को फ्रांस और ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा कर दी थी जर्मनी के विरुद्ध में, और इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हो गया, जिसका जो समापन हुआ था 1945 में हुआ था। और इसी के दौरान 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान के शहर थे उन पर परमाणु बम गिराए गए थे। तो इस तरीके से सही जवाब इसका है उसने यानी कि हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था और इसके बाद ये शुरू हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध। और उसकी मुख्य वजह माना जाता है यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध का मूल कारण क्या था, यानी कि वर्साय की संधि। आप जानते हैं कि 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद से वर्साय की संधि हुई थी और उसमें जर्मनी को काफ़ी मित्र राष्ट्रों ने परेशान किया था, उसको पंगु बना दिया गया था एक तरीके से। आर्थिक रूप से सभी जो है कि युद्ध में जो हार जाने हुए थे सभी जर्मनी के ऊपर थोप दिया गया था, और इसी का बदला हिटलर ने लिया था सेकेंड वर्ल्ड वार के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। इसका सही जवाब है 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1938 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता के बाद देश की आर्थिक समस्याओं से संबंधित जो भी पहलू थे उसको स्टडी करने के बाद से उन्होंने इसकी स्थापना की थी और इस समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। देखिए इसका 92 जो प्रश्न है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंसेज पुस्तक के लेखक कौन थे। ये एक पुस्तक का नाम है महात्मा गांधी एंड बिहार। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, और इसका सही जवाब है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंस पुस्तक जो है 1949 में लिखी गई थी। और इस पुस्तक के लेखक कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी पुस्तक को लिखा था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कुछ अन्य भी पुस्तकें हैं, जैसे कि आत्मकथा है 1946 में, बापू के कदमों में 1954 में लिखा गया था, इंडिया डिवाइडेड ये 1946 में, और सत्याग्रह एट चंपारण ये 1922 में लिखा गया था। तो इस तरीके से ये इसके सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके विषय में आप जानते हैं राजेंद्र प्रसाद के विषय में कि इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था, और उनकी मृत्यु जो हुई थी 28 फरवरी 1963 को हुई थी, सदाकत आश्रम पटना में हुई थी। और 24 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के संविधान में भारत का पहला राष्ट्रपति संविधान सभा के द्वारा चुना गया था, यानी कि राजेंद्र प्रसाद जो है कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। इसके बाद के प्रश्न है कि किसान आंदोलन के प्रभाव में आकर के बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। ये किस आंदोलन के समय ये हुआ था, किस आंदोलन के प्रभाव से। और इसका सही जवाब है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर के बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। राज्य सरकार ने गांव के चौकीदारों यानी कि मुआवजों के लिए किसानों से कर वसूल किया था, इसलिए इसका असर गरीब किसानों पर भी पड़ा था। और 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था उस आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया गया था। और ये घटना हुई थी बिहार के भागलपुर में, गया, मुंगेर और सारण, इसमें चौकीदारी कर के विरुद्ध में आंदोलन भी चला था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। और इसके बाद के प्रश्न है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात है। तो इसमें वयोवृद्ध महिला के रूप में आप जान सकते हैं अरुणा आसफ अली। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए इनको याद किया जाता है। और 1942 में अरुणा आसफ अली के साथ साथ उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, इन सबको गिरफ्तार कर दिया गया था। तो इस तरीके से और अरुणा आसफ अली को उनके मृत्यु के बाद यानी कि मरणोपरांत उनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था 1997 में। और 1964 में उनको लेनिन शांति पुरस्कार भी दिया गया था। तो इस तरीके से सही जवाब इसका है ऑप्शन सी है। इसके बाद के प्रश्न है कि किस स्थान पर बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग स्थापना की थी, 1916 में किया था, ये बताना है। तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किया था 1916 में, ये पुणे में हुआ था। और उनमें उनके साथ जो है कि एनी बेसेंट भी थी।
तो इस तरीके से होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था, 28 अप्रैल 1916 को किया था। और होम रूल लीग का प्रचार तिलक ने किया था मराठा, जो अंग्रेजी भाषा में उनकी पत्रिका थी, और केसरी जो मराठी भाषा में था। तो यहाँ पे देखना है कि मराठा जो है, आप ये ना समझ लें कि मराठा मराठी भाषा में था, मराठा था अंग्रेजी भाषा में, और केसरी जो है वो मराठी भाषा में थी, मराठा भाषा में। और ये समाचार पत्र के माध्यम से उन्होंने होम रूल का प्रचार भी किया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी में है, यानी कि पूना में हुआ था ये। इसके बाद के प्रश्न है कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे। हुंकार जो हिंदी साप्ताहिक पत्रिका थी, इसका संपादन किसने किया था, ये यहाँ पे बताना है। और इसका सही जवाब है कि जो हुंकार है ये साप्ताहिक पत्रिका थी, और इसका जो प्रकाशन किया था यानी कि सहजानंद सरस्वती, राहुल सांकृत्यायन और यमुना कारजी, ये तीनों लोग थे। यानी कि एक से अधिक इसके लिए सही जवाब है, यानी कि तीनों ही ऑप्शन इसके लिए सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब होगा। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ये झांसी की रानी के लिए यानी कि लक्ष्मीबाई के लिए ये कहा गया शब्द है एक ब्रिटिश के द्वारा। तो ह्यूरोज ने ये बात कही थी। ह्यूरोज ने झांसी की रानी को यानी कि जब उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दिया था तो उन्होंने ये बात कही थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। और इस तरीके से ये बातें उन्होंने ह्यूरोज ने उनके सम्मान में कही थी, यानी कि उनकी बहादुरी की तारीफ़ की थी। और रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि स्थल है ग्वालियर में है, जो मध्य प्रदेश में है। और रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रही थी, यानी कि झांसी में उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। सही जवाब इसका है ऑप्शन सी है, यानी कि ह्यूरोज ने कहा था ये बात। और नेक्स्ट प्रश्न है कि 1618 से लेकर के और 48 तक यूरोप में जो एक 30 वर्षीय युद्ध चला था वो किस प्रकार का युद्ध था, मुझे बताना है कि राजनीतिक युद्ध था या फिर आर्थिक या था धार्मिक था। तो मुख्य रूप से धार्मिक युद्ध था वो, और इसे यूरोप का 30 वर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, धर्म युद्ध भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो 30 वर्षीय युद्ध हुआ था जर्मनी के कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट राज्यों के बीच में भीषण संघर्ष से ही हुआ था ये। और इस युद्ध की भीषणता से ये पता चलता है कि लोग धर्म के नाम पर सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार थे। तो यहाँ पे 30 वर्षीय युद्ध चला था जो यूरोप को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काफ़ी प्रभावित किया था। तो सही जवाब इसका है एक प्रकार का धार्मिक युद्ध था। इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि 1918 में के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बागानों के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। और इसका सही जवाब है कि 1800, यानी कि ये ऑप्शन ई होगा इसका, यानी कि उसमें से कोई भी तिथि जो है को उपयुक्त इसमें से नहीं है। 1 मई 1918 में चंपारण कृषि कानून पर गवर्नर ने हस्ताक्षर किया था, और इस तरीके से तिनकठिया पद्धति वहाँ से समाप्त हुई थी। तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, यानी कि इसमें तिथि इसमें जो है कि पूछा गया है, लेकिन किस महीने में, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से एक बात देख सकते हैं कि तो हालांकि यहाँ पे है कि ये महीना पूछ रहा है यहाँ से, तो ये मई महीने में जो है कि इस पर गवर्नर ने ये सिग्नेचर किया था 1 मई 1918 को। और ये कृषि कानून जो है वहाँ पे तिनकठिया प्रथा इसके माध्यम से समाप्त हो गई थी। तो हालांकि इस विकल्प में ऑप्शन ई दिया जा रहा है, लेकिन अगर 1 मई 1918 का है तो इसमें ये मई हो सकता है। इसके बाद के प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ऐसा यहाँ से बता रहा है। थोड़ा सा तेज़ी से देखते हैं इस प्रश्न को। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा कथन सही है, तो इसमें ऑप्शन बी ये सही है कि सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, ये इसमें से सही है। और इस तरीके से ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। और इसके बाद के प्रश्न है कि बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था, ये अगला प्रश्न है। और बिहार की जो उरांव जनजाति हैं वो कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था गया में, और जिसका अध्यक्षता किया था किसने, तो CR दास ने किया था, यानी कि चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। और गांधीवादी विचार से प्रभावित ताना भगत का ये आंदोलन था। तो इस तरीके से यहाँ पे उरांव जाति के लोगों ने इसमें भाग लिया था। इसमें सही जवाब ऑप्शन सी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नेतृत्व किया गया था और वो सफल रहा था। तो इसमें देखिएगा बारडोली सत्याग्रह, यानी कि गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन किया गया था, जो कि काफ़ी सफल भी रहा था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है।
तो बारदोली का सत्याग्रह इसका सही जवाब होगा। बारदोली सत्याग्रह गुजरात के सूरत जिले के बारदोली में हुआ था और ये 1926 में स्थानीय प्रशासन ने भू राजस्व की दरों में 22% वृद्धि की घोषणा की थी और जिसके विद्रोह में ये आंदोलन चला था और इस तरीके से ये सफल भी रहा था। और वहीं पर जो है कि बारदोली आंदोलन की इस आंदोलन की सफलता के बाद से ही बारदोली की महिलाओं ने गांधी जी के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी और इस तरीके से वो सरदार वल्लभ भाई पटेल बन गए थे। इसके बाद के प्रश्न है कि भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और इसका सही जवाब है कि इसमें से देखिएगा कि आर्थिक मंदी अर्थव्यवस्था का एक कुचक्र है और जिसमें फंसकर कोई भी देश आर्थिक वृद्धि किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि रुक जाती है और देश के विकास कार्यों में बाधा आ जाती है। 1929 में जो आर्थिक मंदी आई थी वो अधिकांश हिस्सों में उत्पादन, आय और व्यापार और रोजगार में भारी कमी कर दिया था। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं इसमें से एक से अधिक जो है कि इसके विकल्प सही है, यानी कि इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके बाद के प्रश्न यहाँ से है कि इस्लाम में ये बताना है कि किसी व्यक्ति द्वारा प्रति वर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के उस हिस्से को कहा जाता है जिससे वह धर्मार्थ व्यय करता है, उसको क्या कहते हैं इस्लाम धर्म में, तो उसको जकात, उसको कहा जाता है जकात, यानी कि जकात कहा जाता है। जो किसी व्यक्ति द्वारा प्रति वर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के उस हिस्से को कहा जाता है जिसमें वह धर्म के लिए व्यय करता है या धर्म खर्च करता है धर्म के लिए। जकात इस्लाम धर्म का एक चौथा स्तंभ है और यह कुरान के द्वारा लगाया गया एकमात्र अस्थायी कर है। यह खदान, मवेशी और नकदी जो है कि वस्तुओं पर सालाना देय होता है। जकात आमदनी से पूरे साल में जो बचत होती है उसका 2.5% जो है कि हिस्सा गरीब या ज़रूरतमंदों को दिया जाता है। इस तरीके से इसके बाद के प्रश्न है कि फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया था। और इसका सही जवाब है कि फ्रांस के शासक लुई जो 11वां थे, यानी कि जो लुई 16वां 14वां के बारे में हम लोग पढ़े थे, लेकिन जो लुई 11वां था, लुई 11 जो थे वो पहले शासक थे जिसने मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया था और उनका शासनकाल 1461 से लेकर के 1483 तक रहा था। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है लुई 11वां, यानी कि ऑप्शन ए। इसके बाद के प्रश्न है कि उत्माशा अंतरीप का पता किसने लगाया था। उत्माशा अंतरीप, उसका पता किसने लगाया था, तो बार्थोलोम्यू डियाज ने उसका पता लगाया था 1688 ईस्वी में। ये अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु जो है कि है उत्माशा अंतरीप, जिसको केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध, ये प्रश्न रिपीटेड हो चला, इसी सेट में ये प्रश्न मिला है 1775 में। और इसके बाद के प्रश्न है कि दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो लिखा गया है रूसों के द्वारा लिखा गया है। तो इस तरीके से ऑप्शन इसका ए सही है, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं और 2 प्रश्न बचे हुए हैं कि हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। ये भी प्रश्न इसी सेट में इसके पहले भी मिला हुआ है, ये भी रिपीट हो गया। पोलैंड है, वहाँ पर इसकी पूरी जानकारी दी गई है। और इसका आखिरी प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था। संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी 1920 में, तो ये सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का परिणाम था। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, संयुक्त राष्ट्र यहाँ पे दिया हुआ, हमने राष्ट्र संघ समझ लिया। राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में हुई थी, हालांकि वो सफल नहीं रहा था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और वर्तमान में उसमें 193 देश जो है कि इसके सदस्य हैं। और 100 जो सबसे लास्ट में यानी सबसे अंत में जो 193 और उसका जो देश है वो दक्षिणी सूडान है और सूडान 2 भागों में 2011 में विभाजित हो गया था। तो इस तरीके से ये आज का हमारा ये दूसरा प्रैक्टिस सेट था हिस्ट्री का क्लास 9th और 10th के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा।